औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफराज अहमद में आज क्लिनिकल साइकोलॉजी के वन लाइन क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह ये जो क्वेश्चन आंसर्स का जो तरीक़ाकार हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं, ये ना सिर्फ आपके जितने भी हमारे ये कंपटीशंस के एग्ज़ाम्स हैं, पीपीएससी, एफपीएससी के जितने भी हैं साइकोलॉजिस्ट के लेक्चर्स के, उनके लिए आपको फ़ायदा देंगे, बल्कि स्टूडेंट जो हमारे एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं होते हैं साइकोलॉजी के, जो भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको ना सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी, बल्कि उनको टू द पॉइंट एक ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रिपरेशन उनकी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, और इंशाअल्लाह इनसे आपके न सिर्फ ऑब्जेक्टिव को जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, आपको डेफिनेशंस के हवाले से और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, उनके हवाले से आपकी जो है ग्रिप उन पे हो जाएगी। तो आइए इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस आपके सामने मैंने दो पेजेस के हवाले से 10-10 जो है वो टर्म्स और जो वन लाइन क्वेश्चन आंसर हैं वो शामिल किए हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्लिनिकल साइकोलॉजी है, उसकी डेफिनेशन आप देख लें। ये बेसिकली इसका ताल्लुक़ है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेस के साथ। तो प्रिमिटिव ग्रीक्स का जो ख्याल था साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के हवाले से, वो था कि जो मेंटल एबरेशंस होते हैं इन मैजिकल और रिलीजियस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उनको देखते थे। जो ग्रीक्स का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो मेंटल एबरेशंस के हवाले से उनको मैजिकल और जादुई और मजहबी जो हवाले से उनको वो देखा जाता था। हिपोक्रेट्स का बिलीव था कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं हमारे बॉडी के अंदर जो है बॉडीली फ्लूइड्स होता है उसमें इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। प्लेटो का ख्याल था कि जो मेंटल इलनेस है वो सिकनेस की, हमारे जो रूह की जो है पार्ट ऑफ सोल, ठीक है जी, हमारी रूह के किसी हिस्से में सिकनेस हो जाती है, बीमारी हो जाती है, और वो हिस्से जो हमारे हेड को कंट्रोल कर रहे होते हैं या हमारे रीजंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। अरिस्टोटल का ख्याल था, उसने साइंटिफिक एम्फेसिस दिया और उन्होंने महसूस किया कि कुछ जो इमोशनल स्टेट्स हैं हमारी वो इम्पेक्ट करती हैं ह्यूमन बॉडी के फंक्शनिंग के ऊपर। गैलन का ख्याल था कि उन्होंने ह्यूमरल थ्योरी ऑफ बैलेंस बिटवीन द फोर बॉडीली फ्लूइड्स के हवाले से उसने बात की कि 4 बॉडीली फ्लूइड्स हमारे होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स की वजह से जो है जब उनमें डिस्टर्बेंस होती है तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। मॉर्गेग्नी जो था उसने डिस्कवर किया था, उन्होंने ऑटोप्सी एक जो था उसके ज़रिए से वो उन्होंने लिया और किसी भी ऑर्गन का एक सैंपल लिया और उस बॉडी के, और उसने कहा उसके ज़रिए से मालूम किया कि हमारे बॉडी में जो डिजीज़ ऑर्गन होता है, जो बीमारी वाला जो हिस्सा होता है, वो इलनेस और डेथ बनाता है। रेने डिस्कार्टिस ने आर्ग्यू किया था कि माइंड और बॉडी 2 सेपरेट एंटाइटीज़ हैं, 2 सेपरेट चीज़ें हैं। ये याद रखना ये कॉन्सेप्ट। एबनॉर्मल बिहेवियर के हवाले से, बिहेवियर जो कि पीपल जिसकी वजह से डिस्ट्रेस फील करें और वो उनको प्रॉपर जो डेली लाइफ फंक्शनिंग है उनको प्रिवेंट करे, तो ऐसा बिहेवियर उनका एबनॉर्मल बिहेवियर कहलाता है। इसके मुख्तलिफ जो पर्सपेक्टिव्स हम देखते हैं, मेडिकल पर्सपेक्टिव कहता है कि जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो होती हैं जी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, केमिकल डेफिशिएंसीज़ की वजह से होती हैं और ब्रेन इंजरी की वजह से होती हैं। जो साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वो चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होते हैं। ये फ्राइड का जो थ्योरी। अच्छा, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव वो अज्यूम करता है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो लर्न रिस्पॉन्सेस की, हम रिस्पॉन्सेस लर्न करते हैं और उनकी वजह से कॉग्निटिव प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉग्निटिव जो पर्सपेक्टिव है वो एबनॉर्मलिटी को देखता है कि जो हमारे थॉट्स और बिलीव्स होते हैं, ठीक है जी, हमारी कॉग्निशन जो होती है वो हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का हमें शिकार करती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होता है जो कि डिवाइस किया जाता है बिहेवियर को असेस करने के लिए ऑब्जेक्टिवली, ठीक है जी। ये हमारे जो है जिसके ज़रिए से हम असेसमेंट करते हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं, एक मेथड है डाटा हासिल करने का लोगों के बारे में, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी सैंपल ऑफ बिहेवियर के बारे में।
मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जिसको MMPI कहा जाता है, ये एक वाइडली यूज्ड सेल्फ रिपोर्ट सेट है जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है पीपल को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनको साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और ये प्रिडिक्ट हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए ये MMPI जो पर्सनालिटी को मैयर करने का होता है, इसको जो है डेवलप किया था हॉथवे और मैकेनले ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के अंदर 1943 के अंदर। ऑटिस टेस्ट है जो लेनन ऑटिस जो है उन्होंने इसको डेवलप किया था। ये एक मल्टीपल चॉइस इंटेलिजेंस टेस्ट है और इसको US आर्मी के लिए डेवलप किया गया था। ऑटिस लिनन जो है वो उन्होंने इसको ये ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड टेस्ट था जिसको आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा टेस्ट जो उन्होंने डेवलप किए ऑटिस लिनन ने। एक ऑटिस टेस्ट था, एक ऑटिस लिनन था। ऑटिस लिनन बेसिकली इसकी दो टाइप, एक ग्रुप टेस्ट जो डेवलप की, एक आर्मी अल्फ़ा के नाम से और आर्मी बीटा के नाम से। आर्मी अल्फ़ा लिटरेट लोगों के लिए था और आर्मी बीटा जो था इलिटरेट लोगों के लिए था। उसके बाद टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन है, टेक्निक जो यूज़ की जाती है वैलिडेट करने के लिए क्वेश्चंस को इन पर्सनालिटी टेस्ट, और जिसमें रिस्पॉन्स लोगों के रिस्पॉन्सेस को जो है वो डायग्नोज किया जाता है, तो उसको हम टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। यानी एक टेक्निक जो कि क्वेश्चंस को वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है किसी भी टेस्ट के अंदर, उसे टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। जी, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट हैं जो टेस्ट एक पर्सन के से लिया जाता है पर्सनालिटी के हवाले से, उसमें एम्बिगुअस स्टिमुलाइज जो हैं वो दी जाती हैं और उस पर स्टोरी लिखने को कहा जाता है। रोर्शा टेस्ट जो है उसमें जो सिस्टमैटिक तरीके से पर्सनालिटी असेसमेंट होती है और उसमें सिमेट्रिकल जो विजुअल स्टिमुलाइज होती हैं पीपल को वो दिखाई जाती हैं। इसमें ये जो टेस्ट हैं प्रोजेक्टिव के अंदर दो टेस्ट होते हैं, एक रोर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट है, इंक ब्लॉट्स के जो धब्बे होते हैं से वो दिखाए जाते हैं। TAT में जो है वो कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, बिकॉज पिक्चर उन पर स्टोरी लिखने को कहा जाता है। 16 PF स्केल में ये 16 जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स थे, कैटल ने इसको डेवलप किया था ट्रेड थ्योरी के बेस पर। इसमें 16 ट्रेड्स को मैयर किया जाता है। जो बिहेवियरल असेसमेंट है उसमें बिहेवियर की असेसमेंट, इंडिविजुअल बिहेवियर को मैयर किया जाता है पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैयर करने के लिए। मेंटल एज जो है जो किसी भी एक ख़ास लेवल पे परफॉर्मेंस को जाहिर करती है, टेस्ट के ज़रिए से जो हम मैयर करते हैं वो मेंटल एज होती है। जो हमारी फिजिकल एज होती है उसको क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है। इंटेलिजेंस जो कि स्कोर लिया जाता है और उस स्कोर को हम जो है वो तकसीम करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज पर और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम उसके 100 के साथ, तो वो फिर हमारा IQ निकल आता है। नॉर्म्स जो होते हैं, नॉर्म्स बेसिकली एक स्टैंडर्ड्स होते हैं टेस्ट परफॉर्मेंस के जिनको कंपैरिजन किया जाता है एक पर्सन के स्कोर से एक टेस्ट में जो उसने हासिल किए जाते हैं दूसरे पर्सन के स्कोर्स के साथ जो है जो उसी टेस्ट के उनको आपस में जो है वो रिलेट किया जाता है, उनको जो है कंपैरिजन उनका किया जाता है, तो वो नॉर्म्स बन जाते हैं। तो मेंटल जो रिटार्डेशन होती है या इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, कंडीशन होती है बेसिकली जो कि करेक्टराइज की जाती है जिसमें सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस होती हैं हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के अंदर भी, और कंसेप्चुअल सोशल और प्रैक्टिकल अडेप्टिव स्किल्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको मेंटली रिटार्डेशन कहते हैं। ये ख़ास IQ से कम एवरेज हो जाना उसको मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। फर्स्ट रियल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड बीने ने डेवलप किया था साइमन बीने स्केल के नाम से। उसके बाद साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, जो अब इसके पर्सपेक्टिव्स हमने पहले भी इसको डिस्कस किया, एबनॉर्मल बिहेवियर को कि चाइल्डहुड जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो हमारे सेक्स और एग्रेशन जो है वो हमारे अंदर उनकी वजह से इंसान कॉन्फ्लिक्ट का और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होता है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो कहता है वो कहता है कि जो इंसान खुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपने इस बिहेवियर के लिए, उसका अपना बिहेवियर इवन दो सच बिहेवियर इज़ नॉर्मल, यानी वो कहता है जो पर्सपेक्टिव जो एम्फसाइज करता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल हैव फॉर देयर ओन बिहेवियर,
कि उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो करता है। साइकोडायनेमिक थेरेपी वो कहता है जो हमारे अनरिजॉल्व पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस होती हैं फ्रॉम द अनकॉन्शियस, वो कॉन्शियस में आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स का शिकार करती हैं। साइको एनालिसिस जो थे फ्राइडियन साइकोथेरेपी थी, फ्राइडियन जिसमें कि उसका गोल होता था कि हिडन अनकॉन्शियस थॉट्स को निकालना, ठीक है, उनको रिड्यूस करना और उन जो है जो पावर दे रिड्यूस देयर पावर इन कंट्रोल, जो उनकी पावर होती है कॉन्शियस को या कंट्रोलिंग बिहेवियर जो कर रहे होते हैं उसको रिड्यूस करना, ये साइको एनालिसिस का मकसद होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस होती है टू डिस्कस और रिवील पर्टिकुलर मेमोरीज, जब बंदा बताता नहीं है, रुकता है, वो मज़ाहमत करता है उनको बताने से, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसमें ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी होती है। ये साइको एनालिसिस टेक्निक्स हैं बेसिकली। रेजिस्टेंस हो गई, ड्रीम इंटरप्रिटेशन ख्वाबों की जो है उसमें तज्जिया किया जाता है। उसमें दो तरह का होता है, एक मैनिफेस्ट कंटेंट होते हैं और एक लेटेंट कंटेंट होते हैं। ख्वाब के दो हिस्से होते हैं, ये भी याद रखिएगा। साइको एनालिटिकल जो थेरेपी होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं जो उसमें ड्रीम्स के वो बता दिए। ट्रांसफेरेंस बेसिकली जो फीलिंग्स का ट्रांसफ़र हो जाना है साइको एनालिस्ट से जो है वो क्लाइंट की तरफ या क्लाइंट से साइको एनालिस्ट की तरफ जो है। ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स टू अ साइको एनालिस्ट ऑफ लव और एंगर दैट हैड बीन ओरिजिनली डायरेक्टेड टू अ पेरेंट्स और अदर अथॉरिटेटिव फिगर्स की तरफ से जो आई होती हैं उनका साइको एनालिस्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाना। और बिहेवियरल ट्रीटमेंट अप्रोच जिसमें के बेसिक जो इसका प्रोसेस है कि लर्निंग और के ज़रिए से और अज्यूम दैट नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर आर बोथ लर्नड, तो हमने जो है कहते हैं कि जिस तरह से अबनॉर्मल बिहेवियर लर्न किए जाते हैं उसी तरह लर्निंग के ज़रिए से ही हम उनको जो है वो रिमूव कर सकते हैं और नॉर्मल बिहेवियर जो है वो भी लर्न करवाए जा सकते हैं। अवर्सिव कंडीशनिंग जो है एक फॉर्म ऑफ थेरेपी है जिसमें कि हम अनडिज़ायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं। जब उसको पेयर कर दिया जाता है, उसकी पेयरिंग कर दी जाती है किसी अवर्सिव अनप्लेजेंट स्टिमुलस के साथ, अनडिज़ायर्ड बिहेवियर के साथ। इसमें ये होता है कि हम किसी भी अगर हैबिट्स को हमने छुड़ाना है, कोई जैसे अल्कोहल की है, स्मोकिंग की है, इस तरह की कोई बैड हैबिट है, तो उसको हम अनडिज़ायर्ड बिहेवियर के साथ पेयर कर देते हैं ताकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकें। इस तरह सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, एक बिहेवियरल टेक्निक है जिसमें कि ग्रेजुअल एक्सपोजर करवाया जाता है किसी भी एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस से, जो एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस है उसको हम सिस्टमैटिकली क्या करते हैं कि पेयर कर दिया जाता है रिलैक्सेशन के साथ और रिलैक्स करवाया जाता है उसमें। तो ये सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज कर देती है जो सेंसिटिविटी लेवल होता है एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस का। एक्सपोजर का मतलब होता है उसको सामना करवाना, मुकम्मल तौर पर उसमें शामिल सडनली और ग्रेजुअली जो है हम कन्फ्रंट करवाते हैं उस स्टिमुलस के साथ जो कि एंजाइटी प्रोवोकिंग जो स्टिमुलस होता है। तो ये तीनों बेसिकली जो है वो टेक्निक्स हैं हमारी बिहेवियरल थेरेपी की। उसके अलावा डाई इलेक्ट्रिकल बिहेवियरल थेरेपी है, ये CBT की टाइप है और इसमें ट्राई करवाई जाती है तो आइडेंटिफाई करवाना और चेंज करना नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को और पुशेस फॉर पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज, यानी पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज की तरफ लेके आना। इसमें ये सुसाइड वगैरह और जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए होता है। इसी तरह CBT है, उसमें थिंकिंग को चेंज किया जाता है, सोच को चेंज करवाया जाता है लोगों को एडेप्टिव वे बाय चेंजिंग देयर डिसफंक्शनल कॉग्निशन, जो उनका डिसफंक्शनल कॉग्निशन है उसको चेंज करवाना है ये हमारा। और जो हमारी कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच है कि ट्रीटमेंट अप्रोच जो कि इनकॉर्पोरेट्स बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग टू चेंज द वे पीपल थिंक। लर्निंग की इसमें टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और उस लर्निंग की टेक्निक्स के साथ लोगों के सोचने के अंदाज को बदला जाता है। और जो हमारी REBT है उसमें बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जाता है, रियलिस्टिक और रैशनल और लॉजिकल सेट ऑफ व्यूज़ के अंदर उसको, क्योंकि हमारी अक्सर प्रॉब्लम जो है REBT के मुताबिक जो हमारा बिलीफ सिस्टम है इर्रेशनल और इलॉजिकल थॉट्स हैं वो क्रिएट करते हैं हमारी एबनॉर्मलिटी को। ह्यूमनिस्टिक जो थेरेपी है उसका जो रैशनल है वो है कि पीपल हैव कंट्रोल ऑफ देयर बिहेवियर,
कि लोगों को अपने बिहेवियर पर कंट्रोल होना चाहिए होता है क्या, और उसी की वजह से वो अपनी चॉइसेस, जब उनको अपने बिहेवियर पर कंट्रोल और अपनी चॉइसेस बनाते हैं अपनी ज़िंदगियों के बारे में, और वो इसेंशियली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने मसाइल को हल करने के लिए। यानी इसमें जो क्लाइंट होता है उसको खुद कफ़ील किया जाता है, उसको गाइड किया जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करे। उसके बाद पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में जी इसमें गोल है तो रीच वंस पोटेंशियल फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए तैयार करना, उसको उसकी जो है वो उस तक पहुंचाना है। इसके बाद हमारी इंटरपर्सनल थेरेपी जो है ये शॉर्ट टर्म थेरेपी है, ये फोकस करती है जो हमारा करंट सोशल रिलेशनशिप्स है उनके ऊपर, या कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक़ क्या है, वो इंटरपर्सनल थेरेपी जो है वो इसको बयान करती है। और जो ग्रुप थेरेपी में जो है ग्रुप मेंबर्स के साथ थेरेपिस्ट जो है वो डिस्कस करता है, ग्रुप की शक्ल में जो है वो थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट करता है। फैमिली थेरेपी में जो है ये फोकस करती है फैमिली के ऊपर और उसके डायनामिक्स के ऊपर। हैंस आइजनिक ने जो है वो स्पॉन्टेनियस रिमिशन टर्म्स यूज़ की थी, जिसका मतलब है कि रिकवरी विदाउट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बगैर, इलाज के बगैर रिकवरी करवाना। अगर इसमें वो कहता है कि अगर क्लाइंट को सिंपली अकेला छोड़ दिया जाए तो वो रिकवर हो जाता है। उसके बाद मेटा एनालिसिस जो एक टेक्निक वर्ड यूज़ होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, इसका मतलब होता है, या रिसर्च में भी हम इसको करते हैं, जिसमें डाटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ स्टडीज़ आर स्टेटिस्टिकली कंबाइंड। हम मुख्तलिफ स्टडीज़, लार्ज नंबर ऑफ स्टडीज़ से डाटा लेते हैं, उसको कंबाइन करते हैं और उसका एक जर्नल कंक्लूजन निकालते हैं। ड्रग थेरेपी में अद्वियात का इस्तेमाल होता है, एंटी साइकोटिक ड्रग जो कि हमारी जो हेलुसिनेशंस की सिम्टम्स होती हैं और डिलीजन्स होते हैं, जो साइकोटिक सिम्टम्स वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका इलाज के लिए होती है। एंटी डिप्रेशन के इलाज के लिए होती है। एंटी एंजाइटी वाली जो सिम्टम्स वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके इलाज के लिए होती है। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी में जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है। सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट्स को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है 70 to 150 वोल्ट्स का, उसको एडमिनिस्ट्रेट करवाया जाता है इंसान जो क्लाइंट होता है उसका हेड में। और उसके बाद ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलस TMS जिसको बोला जाता है, ये भी डिप्रेशन के क्लाइंट्स की थेरेपी है, उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। और इसमें जो है मैग्नेटिक पल्स जो है वो डायरेक्ट की जाती हैं स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन के अंदर। और साइको सर्जरी में जो है वो सर्जरी की जाती है, ब्रेन सर्जरी होती है जिसके मेंटल डिसऑर्डर्स को जो है रिड्यूस, उनके सिम्टम्स को रिड्यूस करने, लेकिन ये एक रेयर प्रोसीजर होता है साइको सर्जरी का। ये तो थे हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स, वन लाइन क्वेश्चन आंसर्स थे। होपफुली आपको बहुत सारी टर्म्स जो है उनका पता चल गया होगा। इसमें हमने ज़्यादातर थोड़ी हिस्ट्री की बात की है और साइकोलॉजिकल क्लिनिकल साइकोलॉजी के अप्रोचेस के हवाले से बात की है, और इसमें हमने साइकोलॉजिकल जो थेरेपीज़ हैं उनके हवाले से और क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो कुछ टर्म्स हैं वो हवाले से। इंशाल्लाह आप ये करने के बाद आपको काफ़ी हद तक क्लिनिकल साइकोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस, वन लाइन क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव्स आप हल करने के काबिल हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।